मेरा आज का टॉपिक एक ऐसे विषय पर आधारित है, एक ऐसे विषय पर संबंधित है जिसे हर कोई कभी न कभी फेस किया होगा। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा खर्राटों के बारे में। ये जो स्नोरिंग होती है, ये जो खर्राटे होते हैं, ये खर्राटे आपको क्यों आते हैं? आप अक्सर सोते हैं, जब भी आप गहरी नींद में जाते हैं तो ये खर्राटे और तेज होने लगते हैं, जिससे आप तो परेशान होते ही हैं, साथ में आपके साथ रहने वाले जो भी सदस्य होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरा आज का जो विषय है, इसमें आप लोगों को खर्राटे के बारे में और इन खर्राटों की वजह से जो आपको स्लीप एपनिया होता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये जो स्लीप एपनिया क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है ये आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आपकी सोशल लाइफ और आपकी लाइफ को कितना प्रभावित करता है, इन सब के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आपको रात में सोते समय खर्राटे आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इन खर्राटों को नज़रअंदाज करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, आपको उस मेडिसिन को कैसे लेना है, उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अगर इस प्रकार की मेडिकल से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकता है। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ये जो खर्राटे हैं ये काफ़ी आम समस्या है। लगभग सभी घरों में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें खर्राटे आने की समस्या होती है। आइए बात करते हैं खर्राटे आपको क्यों आते हैं। जब कभी भी आपकी जो सांस लेने वाली जो नलिकाएं होती हैं, जो भी आपके सांस लेने वाले जो श्वसन तंत्र होते हैं या आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, उसमें अगर कभी भी रुकावट आ जाती है या आपके नाक में कभी रुकावट होती है, आपके गले में कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं, कुछ ऐसी मांसपेशियां आती हैं जो आपके जो सांस लेने की जो नलियाँ होती हैं, जो जगह होती है, उसको कम कर देती है। जिस कारण क्या होता है कि आपके जो ऑक्सीजन यानी कि जो हवा का जो आदान प्रदान होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, उनमें रुकावट आ जाती है। तब ऐसी कंडीशन में आपको खर्राटे आते हैं। ये जो खर्राटे आते हैं आप लोगों को इस प्रकार से आते हैं, जैसे कि इस प्रकार के आपको खर्राटे अगर आते हैं तो ये नॉर्मल खर्राटे होते हैं, इन्हें कहते हैं स्नोरिंग। बात करते हैं स्लीप एपनिया के बारे में। ये जो स्लीप एपनिया होते हैं ये भी एक प्रकार का खर्राटे का ही रूप होता है। जब कभी आप खर्राटा लेते हैं तो बीच में ऐसा समय आता है कि 5 से लेकर 10 सेकंड तक आपकी जो सांस होती है, जो आपकी ब्रीदिंग होती है वो रुक जाती है। अचानक आपकी नींद खुलती है, फिर से आप खर्राटे लेना चालू कर देते हैं और आपकी जो ब्रीदिंग है फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो बीच का जो समय आता है जिसके अंदर आपकी ब्रीदिंग रुक जाती है, आपकी सांस रुक जाती है, इसको कहते हैं स्लीप एपनिया। ये जो स्लीप एपनिया होती है इसके कारण आपके जो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो काफ़ी कम भी हो सकता है। ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। ये जो सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है ये आपके ब्रेन से रेगुलेट होता है। जो आपके ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स आते हैं कि आपको ब्रीदिंग लेनी है, आपको सांस लेनी है, कभी कभी वो किसी कारण की वजह से काफ़ी कम आते हैं, जिस कारण आपके जो सिग्नल हैं वो सही तरीके से आपको मिल नहीं पाते हैं और जो आपकी सांस लेने की जो वॉल्यूम होता है, जो सांस लेने की आपकी जो गति होती है वो कम हो जाती है, वो खर्राटे आने लगते हैं और अचानक आपकी नींद खुलती है, झटके से उठते हैं और फिर आप ब्रीदिंग लेना चालू करते हैं और उसके बाद आपको फिर से खर्राटे आने लग जाते हैं। इसे कहते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया। जो अगले प्रकार का स्लीप एपनिया है उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो गले की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो गले के अंदर जो आपके सांस लेने की जो नली होती है, जो जगह होती है, उसमें कुछ रुकावट आ जाती है। कभी कभी आपके जो वहाँ की जो मसल्स है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि जो सांस की जो नली है, जो जगह है, वो काफ़ी बंद हो जाती है, वहाँ कोलैप्स हो जाता है। इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपके सांस लेने का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो आपके खर्राटे लेने का जो वॉल्यूम होता है वो पहले कम रहता है। एक इंटरवल के बाद वो फिर तेज होता है, फिर एक छोटे से इंटरवल के बाद ये काफ़ी स्लो होने लगता है, फिर अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सांसें बंद हो गई हैं, आपकी सांसें रुक गई हैं। ऐसा 5 से 10 सेकंड के अंदर के बीच में होता है। जब ऐसा होता है, जब आपकी सांस रुकती है तो आपके ब्रेन से सिग्नल आता है कि आपकी सांस रुक गई है, आपको ब्रीदिंग करना है। फिर दोबारा अचानक आपकी नींद खुलती है, आप झटके से उठते हैं, झटके से खर्राटे लेते हैं, फिर आपकी ब्रीदिंग चालू हो जाती है, जिस कारण आपकी जो नींद है वो टूट जाती है। स्लीप एपनिया को क्लासिकल स्लीप एपनिया भी कहा जाता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ये एक प्रकार की बीमारी होती है।
ये आपकी कई प्रकार की बीमारी को और बढ़ा सकती है। जैसे आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की लेवल को हाई कर सकती है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, आपके शरीर के अंदर जो भी शुगर का लेवल है उसको ये बढ़ा सकती है। तो अगर आपको खर्राटे आते हैं तो इन सब प्रकार के जो बीमारियों के लक्षण हैं आपको होने की उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात करते हैं इसके वार्निंग साइन के बारे में कि आपको कब पता कर लेना चाहिए कि आपको स्लीप एपनिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब आपको स्नोरिंग होती है, खर्राटे आते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्लीप एपनिया भी हो सकती है। आपको खुद नहीं पता चलेगा, जब आप खर्राटे लेते हैं अचानक खर्राटे का जो वॉल्यूम होता है वो धीरे से तेज होते होते अचानक जब रुक जाता है, फिर कुछ सेकंड बाद फिर चालू होता है। ये भी एक प्रकार का लक्षण होता है स्लीप एपनिया का। इनको खर्राटा आता है उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो आपके साथ में सोता है वो सुबह उठ के आपको जरूर बताएगा कि कुछ समय आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपकी सांसें रुक गई हो। अगर इस प्रकार का लक्षण आपको कोई बताता है तो आपको भी इसको समझ लेना चाहिए कि हो सकता है आपको स्लीप एपनिया की शिकायत हो रही हो। रात में आपको बार बार खर्राटे आते हैं, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से आपकी नींद बार बार खुलती है, बार बार सांस रुकती है, फिर आपको खर्राटे आते हैं। इस प्रकार की जो साइकिल होती है बार बार चलती है, जिसके कारण आप पूरी तरीके से सो नहीं पाते हैं। जो भी आपके शरीर के अंदर की जो मसल्स होती हैं वो आराम नहीं कर पाती है। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं आपको हमेशा थकान लगी रहती है, जहाँ भी आप बैठते हैं आपको तुरंत नींद आने लगती है। आप टीवी देखते हैं तो नींद आने लगती है, आप पेपर पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, कोई भी आप वर्क करते हैं तो आपके जो शरीर है वो एकदम थकी महसूस होती है और आपको नींद आने लगती है। ये OSA यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तब खतरनाक हो जाता है कि जब आपको गाड़ी चलाते समय भी आपको नींद आ जाती है और आपको पता नहीं चलता और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये जो स्टेज होती है काफ़ी सीवियर स्टेज होती है, काफ़ी खतरनाक स्टेज होती है। आपकी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, आप कोई भी चीज़ों को याद नहीं कर पाते, आपका कोई भी काम करने में आपका जो कंसंट्रेशन है वो सही से नहीं लगता। तो अगर इन सब प्रकार के आपको लक्षण आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी नींद न पूरी हो, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की शिकायत हो रही है। आइए बात करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर आपको इन सब प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, आपके साथ जो भी सोते हैं वो आपको बताते हैं कि आप रात में सोते सोते अचानक आपकी सांसें रुक जाती हैं, आपकी जो खर्राटे हैं उसका लेवल पहले कम रहता है, फिर अचानक तेज होता है, फिर कम होकर फिर अचानक रुक जाता है, तो इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आपको थकावट लगती है, आप कहीं भी अगर वेटिंग रूम में भी इंतजार करते हैं, वेटिंग रूम में बैठते बैठते आपको नींद आ जाती है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाकर जरूर दिखाना चाहिए। ये बात करते हैं इसके कारण के बारे में। दोस्तों इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है मोटापा। अगर आपका शरीर मोटा है, आप ओबीज हैं, तो क्या होता है कि आपके जो शरीर के अंदर जो फैट का जो डिपोजिशन होता है वो आपके गर्दन के आसपास भी होने लगता है। जब आपके गर्दन के आसपास फैट का डिपोजिशन होगा तो जो ये मसल्स है वो काफ़ी टाइट रहती है, और रात के सोते समय ये जो आपकी मसल्स है ये आपकी जो एयरवेज होती है, जो आपकी सांस लेने की जो जगह होती है, उसको प्रेशर करके उसको ब्लॉक भी कर सकती है। आपके गले के अंदर की जो मसल्स है वो काफ़ी मोटी हो सकती है। अगर आपकी जीभ मोटी है, आपकी जीभ काफ़ी लंबी है, तो भी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप अगर अल्कोहल लेते हैं, आप कोई ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जिनमें नींद की दवाएं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो गले की मसल्स है और आपकी जो टंग है यानी कि जो आपकी जीभ है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और पीछे की तरफ पलट जाती है। ये जो आपकी जीभ जब पीछे की तरफ पलट जाती है तो भी आपका जो एयरवेज का जो रास्ता होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है, और अचानक से आपकी नींद खुलेगी, आपकी सांस रुकेगी, आपका माइंड फिर से आपको सिग्नल देगा कि आपको सांस लेना है, आप तुरंत उठ के अचानक से सांस फिर लेने लगेंगे। इसे कहते हैं कभी कभी कैचिंग ब्रीथ, आप अपने ब्रीथ को वापस कैच कर लेते हैं। अभी हाल में ही आपने सुना होगा बप्पी लाहिरी, ये जो बप्पी लाहिरी की जो डेथ हुई है ये भी इसी वजह से हुई है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो किसी के साथ भी हो सकती है, इसीलिए अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की शिकायत हो रही है तो इसको नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, अपने डॉक्टर के पास जाके इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाना। कभी कभी आपकी शरीर की जो बनावट होती है वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण को बढ़ा सकती है। जैसे कि आपकी जो गर्दन है अगर वो काफ़ी छोटी होती है, इंडियंस मेल्स में अक्सर ये देखा गया है कि जो गर्दन है वो उनकी काफ़ी छोटी रहती है, तो इस वजह से भी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। अगर आपका छोटा मुंह है, आपकी जीभ लंबी है, उसके कारण भी आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इस प्रकार की खर्राटे लेने वाली समस्या होती है तो ये समस्या जो उनके मेल होते हैं उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। ये बात करते हैं कि अगर इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज हम नहीं करवाते हैं, ये अनट्रीटेड रहता है, तो आपके शरीर में किस प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है इसके अंदर 8 से 10 सेकेंड के लिए आपकी सांसें रुक जाती है, आपकी ब्रीदिंग रुकती है। तो जब आपकी सांसें रुकेगी, ब्रीदिंग रुकेगी, तो उसमें क्या होगा
कि आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, यानी कि जो आपके शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आपकी हार्ट को, आपके ब्रेन को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो सही प्रकार से नहीं मिल पाती है। ऐसा अगर 1 घंटे में अगर 50 बार होता है, 50 बार आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण आपके खर्राटे आते हैं, अचानक से आप उठते हैं, फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, सांसें रुकती है, तो इसके अंदर अगर 50 बार अगर ऐसा होता है तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अचानक से कम हो सकता है। कभी कभी ये पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती है, जिसका अटैक और ब्रेन स्ट्रोक भी देखा गया है। आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहेगा, आपकी जो हार्ट रेट है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये भी आपके लिए खतरनाक है। जब कभी भी आपके शरीर के अंदर इस प्रकार की घटना होती है, अचानक आपकी जो नींदें खर्राटे होने की वजह से खुलती हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक ऐसा केमिकल रिलीज होते हैं जिस कारण आपके शरीर के अंदर शुगर का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सब प्रकार की घटना अगर आपके साथ लगातार हो रही है तो आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको शुगर की भी जो बीमारी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जानते हैं कैसे पता करें कि आपके गले में, यानी कि जो आपकी श्वसन नलिकाएं हैं, उसके अंदर कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, कितने लेवल की आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो हो रही है वो कम हो रही है। इन सब के बारे में अगर पता लगाना है तो एक स्टडी होती है जिसे कहते हैं स्लीप स्टडी। जो स्लीप स्टडी होती है, इसके अंदर आपको या तो इंस्टीट्यूशन के अंदर या आपके होम में एक प्रकार की मशीन आती है, कई सारे उसमें तारे आपके शरीर के अंदर लगाए जाते हैं, और जब आप गहरी नींदों में सोते हैं और जितनी बार आपको खर्राटे आते हैं, कितनी बार आपकी नींद टूटती है, इन सब का रिकॉर्ड उसमें किया जाता है। ये जो इंडेक्स बनाया जाता है उसे कहते हैं AHA इंडेक्स। इसके अंदर आपका इंडेक्स अगर 5 से ज़्यादा है तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर ये 30 के ऊपर है तो आपको सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका उपचार कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के बारे में। अगर आप मोटे हैं, आप ओबीज हैं, तो आप अपने मोटापे को आपको कम करना पड़ेगा। आपकी जो गले की इधर की जो फैट की मसल्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। आप फैटी फूड आपको कम खाना है, ऑयली फूड कम खाना है, कुल मिला के आपको अपना वजन कम करना है। अगर आप 10 से 20 किलो भी वजन कम कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि 50% आपके जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ऑटोमेटिक ठीक हो सकती है। आपको अपने सोने की स्टाइल में, यानी कि सोने का जो पोस्चर होता है उसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत होती है। आप अगर पीठ के बल काफ़ी ज़्यादा लेटते हैं तो आपको करोड़ बदल के लेटना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब आप पीठ के बल लेटते हैं तो आपकी जो टंग है, यानी कि जो आपकी जीभ है, वो उल्टी हो सकती है। तो आपको साइड लेके हमेशा करोड़ लेके सोना है। आपको अपने पीठ पे एक बॉल बांध लेना है, जिस कारण क्या होगा कि जब आप अपने पीठ के बल लेटेंगे तो आपको चुभेगी, आपको दर्द होगा, तो आप वापस करोड़ बदल लेंगे। इन सब उपाय को करने के बाद भी अगर आपके खर्राटे नहीं दूर हो रहे हैं तो आपको कई प्रकार की मशीन्स होती हैं, उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है, जिसे कहते हैं CPAP मशीन, BiPAP मशीन। ये जो CPAP मशीन होती है ये आपके माउथ में लगाया जाता है और एक ऐसा प्रकार का आपको प्रेशर दिया जाता है कि ये जब प्रेशर आपके माउथ से आपके गले से होते हुए जाता है तो ये आपके जो एयरवेज होते हैं, यानी कि जो आपके सांस लेने की जो जगह है उसको ओपन ही रखता है। तो ये जब ओपन रहेगी तो आपको रुकावट नहीं आएगी और आपके जो खर्राटे आने की समस्या है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और एक BiPAP नाम की भी मशीन आती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आपकी जिस जगह पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है या जिस जगह रुकावट आ रही है, सर्जरी करके उस हिस्से को काट के निकाल दिया जाता है। आपको अगर टॉन्सिल बढ़े हुए हैं तो आपको टॉन्सिल का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कभी कभी आपकी जो नाक की हड्डी है वो भी टेढ़ी रहती है, तो सबसे पहले इसका भी आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हो सकता है कि जो नाक की हड्डी टेढ़ी है उसका ट्रीटमेंट कराने के बाद आपका जो खर्राटे लेने की समस्या है, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, यानी जो खर्राटे लेने की आदत है, इसको आपको मजाक में नहीं लेना चाहिए, या जो व्यक्ति लेता है उसको हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है ये उसको काफ़ी दिक्कत में डाल सकता है। तो इसका इलाज आपको कराना चाहिए। आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, कुछ आपको सोने के पोस्चर में चेंज करना चाहिए, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है, कुछ मशीन्स हैं, उसका उपयोग करके आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मुझे लगता है कि स्लीप एपनिया और ये खर्राटे के बारे में मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खर्राटे और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके जानने वाले या आपके घर में किसी को इस प्रकार के खर्राटे आते हैं तो इनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि वो इन खर्राटों के बारे में, खर्राटों से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं और सही समय पे उसका ट्रीटमेंट लेके इन खर्राटों से आज़ादी पा सकते हैं, और आने वाले जो रिस्क हैं, जो खतरे हैं, उनको भी काफ़ी कम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।